हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, अपना रेशो एनालिसिस का टॉपिक अपन ने नया शुरू किया था। रेशो एनालिसिस भी इन्वेंट्री और ब्रेक इवन एनालिसिस की तरह फॉर्मूलों पर आधारित चैप्टर है और 32-33 के लगभग अपने को रेशो पूरे देखने हैं। और रेशोज़ को पढ़ने के लिए उनको 5 भागों में विभाजित किया गया है, उनका डिवाइडेशन किया गया है। और उसमें से पहला ए पॉइंट था लिक्विडिटी रेशोज़, और लिक्विडिटी रेशोज़ में 3 रेशो थे, करंट रेशो और लिक्विड रेशो और एक एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो। ये 3 रेशोज़ मैंने आपको बताए थे, इनके फॉर्मूलेज भी आपने लिखे थे। अब जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज, ये जिसको मैं लिवरेज रेशियो भी कह सकता हूँ। देखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है उसको हिंदी में पूंजी संरचना कहते हैं। तो कोई भी जो कंपनी होती है उसका जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है उसमें किस किस टाइप की कैपिटल होती है और हर एक कैपिटल का टोटल कैपिटल में कितना पार्ट होता है, कितना भाग होता है, उसका कितना शेयर होता है, इनसे रिलेटेड जो रेशोज़ हैं वो इस पार्ट में दिए हुए हैं। अब देखिए, इसमें पहला जो रेशो है वो है डेब्ट इक्विटी रेशो। डेब्ट का मतलब क्या होता है? बाहर का पैसा, लोन, और इक्विटी मतलब अंदर का पैसा, जो आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है या इक्विटी कैपिटल होती है और कोई रिजर्व एंड सरप्लस होता है, वो इक्विटी कैपिटल होती है। तो डेब्ट इक्विटी रेशो में हमें ये निकालना कि टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर कितना भाग डेब्ट का है, कितना भाग इक्विटी का है, उसके लिए डेब्ट इक्विटी रेशो निकाला जाता है। आप देखिए, इसमें जो फॉर्मूला है वो है टोटल डेब्ट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड्स, या आप इसको टोटल डेब्ट अपॉन टोटल इक्विटी भी कह सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं टोटल आउटसाइडर लायबिलिटी अपॉन टोटल इनसाइडर लायबिलिटी। अब यहाँ पे जो टोटल डेब्ट है वो टोटल डेब्ट हम कैसे निकालेंगे? ये आउटसाइडर फंड होता है, आउटसाइडर लायबिलिटी होती है। इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, इन दोनों को जोड़ देना है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में प्राय लोन जो होते हैं लॉन्ग टर्म के या डिबेंचर्स जो होते हैं वो आते हैं, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में जो करंट लायबिलिटीज़ होती हैं वो आती हैं। हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल डेब्ट की अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद देखिए, आपने अपॉन में लिखा है शेयर होल्डर फंड। अब मैं इस शेयर होल्डर फंड को इक्विटी कहूँ, मैं इसे नेट वर्थ कहूँ, मैं इसे शेयर होल्डर फंड कहूँ, या मैं इसे प्रोप्राइटरी फंड कहूँ, ये चारों पांचों चीज़ें जो हैं वो एक ही हैं, वर्ड इनके अलग अलग है। जैसे फॉर्मूले में आता है अपन वही वर्ड लिख देते हैं। तो ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लायबिलिटीज़ में जो इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है वो, प्लस जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ है वो, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। आपने पिछले साल कॉरपोरेट अकाउंटिंग में फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज का चैप्टर पढ़ा होगा। उसमें आपने जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए, बैलेंस शीट बनाई, तो बैलेंस शीट में एक हेडिंग आता है रिजर्व एंड सरप्लस। अब उस रिजर्व एंड सरप्लस में जितने भी रिजर्व आते हैं, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, जनरल रिजर्व हो, कैपिटल रिजर्व हो, इन्वेस्टमेंट रिजर्व हो, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम हो, जो भी हो, वो रिजर्व एंड सरप्लस को हम लोगों को इसमें जोड़ना है। और माइनस क्या करना है? फिक्शिशियस असेट्स, कृत्रिम संपत्तियों, इसको अपने को इसमें ऐड नहीं करना है। जैसे मान लीजिए आपको अंडर राइटिंग कमीशन दिया हुआ है या डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स दिया हुआ है, तो इन चीज़ों को अपने को इसको इंक्लूड नहीं करना है। तो इस हिसाब से हम ये दोनों चीज़ें निकाल लेंगे। अब मान लीजिए आपसे सवाल में डेब्ट इक्विटी की जगह उसने पीछे एक शब्द लगा दिया लॉन्ग टर्म डेब्ट इक्विटी रेशो। तो लॉन्ग टर्म मीन्स आपको लंबी अवधि का डेब्ट इक्विटी का रेशो निकालना है। तो उसमें ऊपर जो है वो हम लोग लॉन्ग टर्म डेब्ट लेंगे, न कि डेब्ट लेंगे। यानी उसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो हैं, यानी करंट लायबिलिटी है, उसको ऐड नहीं करेंगे। केवल ऊपर आ गया लॉन्ग टर्म डेब्ट यानी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और अपॉन नीचे वही नेटवर्थ या इक्विटी है ही।
यदि लॉन्ग टर्म अलग से पूछता है तो ये फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज आपका फॉर्मूला हमेशा टोटल डेप्ट अपॉन टोटल इक्विटी ही रहेगा। तो ये आपका पहला रेशियो हुआ कैपिटल स्ट्रक्चर में डेप्ट इक्विटी रेशियो। दूसरा जो आपका रेशियो है वो है प्रोप्राइटरी रेशियो, स्वामित्व का अनुपात। प्रोप्राइटरी सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रोप्राइटरी फंड्स अपॉन टोटल असेट्स। प्रोप्राइटरी फंड कैसे निकालेंगे ये आपने अभी ऊपर देख लिया, प्रोप्राइटरी फंड, शेयर होल्डर फंड, सब बातें एक सी हैं। नीचे लिखा है टोटल असेट्स। टोटल असेट्स में भी अपन वैसे देखें तो सिंपल सी बात है, यदि अपने को सवाल में बैलेंस शीट देगा तो असेट्स का जो टोटल होगा वो टोटल असेट्स है, लेकिन इसमें आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है कि जो इंटेंजिबल असेट्स होंगी, अमूर्त संपत्तियां जो होंगी, इंटेंजिबल असेट्स कौन सी होती हैं? वो फिक्स असेट जो दिखती नहीं है, जैसे मान लीजिए गुडविल दिया हुआ है, पेटेंट दिया हुआ है, ट्रेडमार्क दिया हुआ है, कॉपीराइट दिया हुआ है, तो इनको हम तभी इंक्लूड करेंगे जब इनका वसूली मूल्य अलग से दिया हुआ हो। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल असेट्स इज गिवन, देन वी इंक्लूडेड इन इट, तभी हम इसको इसमें इंक्लूड करेंगे। और दूसरा, फिक्टिशियस असेट्स को आपको इसमें इंक्लूड नहीं करना है, फिक्टिशियस असेट्स को छोड़ देना है। उसके बाद मान लीजिए प्रोप्राइटरी रेशो में ही आपको वो कहता है कि प्रोप्राइटरी रेशो निकालिए जो फिक्स्ड असेट से संबंधित हो, प्रोप्राइटरी रेशो निकालिए जो करंट असेट से संबंधित हो। तो फिक्स असेट पूछता है तो आप कर देंगे फिक्स असेट्स अपॉन प्रोप्राइटर फंड, लेकिन फिक्स्ड असेट्स में से यदि कोई डेप्रिसिएशन दिया हुआ है कहीं पे तो उसको हम माइनस करेंगे, नहीं दिया हुआ है छोड़ दीजिए। और करंट असेट्स का दे देता है तो करंट असेट्स अपॉन प्रोप्राइटर फंड। तो ये जो दोनों हैं ये तो हमें तभी निकालने हैं जब वो सवाल में हमें अलग से देता है, अदरवाइज हमारा फॉर्मूला प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल असेट्स रहेगा। उसके बाद देखिए जो थर्ड आपका रेशियो है वो है फिक्स्ड असेट्स रेशियो। अब फिक्स्ड असेट्स रेशियो जो है उसमें वही ऊपर जो फिक्स्ड असेट्स है उसमें से हम डेप्रिसिएशन घटा देंगे तो नेट फिक्स्ड असेट्स आ जाएगा अपॉन नेट वर्थ प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। कहने का मतलब लगभग लाइबिलिटीज का जो टोटल है वो इसके अंदर आता है, हम इसको लॉन्ग टर्म फंड भी कह सकते हैं। उसके बाद चौथा है आपका सॉल्वेंसी रेशियो या डेप्ट टू टोटल असेट्स रेशियो। ये स्टूडेंट्स आप ध्यान रखिएगा कि बहुत बार एग्जाम में किसी दूसरे नाम से रेशियो पूछ लेते हैं और हमें हमेशा जो हम ज़्यादा काम में लेते हैं वही नाम ध्यान में रहता है कि जनरली आप हर बुक में देखेंगे तो सॉल्वेंसी रेशियो दिया हुआ होगा, लेकिन सॉल्वेंसी रेशियो को डेप्ट टू टोटल असेट्स रेशियो भी कहते हैं। इसके दो फॉर्मूले हैं, एक तो है टोटल डेप्ट्स अपॉन टोटल असेट्स, कोई दिक्कत नहीं है आपको इसमें। दूसरा, यदि आपने प्रोप्राइटरी रेशियो आपको दिया हुआ है या आपने पहले निकाल लिया तो हम 100 में से यदि प्रोप्राइटरी रेशियो को घटाएंगे 100 माइनस प्रोप्राइटरी रेशियो तो सॉल्वेंसी रेशियो आ जाएगा। उसके बाद देखिए फिफ्थ रेशियो है कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो का जो फॉर्मूला है आप देखिए फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल अपॉन वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल। अब फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल हम निकालेंगे कैसे? तो हमें क्या करना है इसके लिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ये आप ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब आप देखिए कि जो लाइबिलिटीज़ में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होते हैं, करंट लाइबिलिटी होते हैं, उसको इसमें इंक्लूड नहीं करना है। इक्विटी कैपिटल होता है उसको भी इसमें इंक्लूड नहीं करना है। तो फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल निकालने के लिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स यानी प्रायर डिवेंचर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन होते हैं, उनको जोड़ देंगे अपॉन वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, इन दोनों को जोड़ दीजिए, इक्विटी कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस को जोड़ दीजिए। ये आपका पांचवा रेशो हो गया। छठा रेशो देखिए, इसके बहुत सारे नाम लिखे हैं मैंने। इसको डेप्ट सर्विस रेशो भी कहते हैं, इसे इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी कहते हैं, इसे टाइम्स इंटरेस्ट अर्न्ड रेशो भी कहते हैं, इसे कैश फ्लो कवरेज रेशो भी कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट
बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन नेट इंटरेस्ट पेबल। जो इंटरेस्ट पेबल होगा उसको आप भाग दे दोगे तो आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशो आ जाएगा। ये सारी सूचना सवाल में आपको दी हुई मिलेगी। उसके बाद देखिए 2 रेशो और बच गए, टोटल इसमें 8 रेशो हैं, 6 के फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। 7वां देखिए प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो। तो इसमें हमें क्या करना है, अभी नेट इनकम बिफोर ली थी हमने इंटरेस्ट कवरेज में, यहाँ पे आफ्टर लेंगे। नेट इनकम या नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन प्रेफरेंस डिविडेंड, जो प्रेफरेंस डिविडेंड होगा वो। और लास्ट है कैश टू डेब्ट सर्विस रेशो, और इसका फॉर्मूला है एनुअल कैश इनफ्लोज बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो कैश इनफ्लोज जो होता है स्टूडेंट्स वो इनकम ही होती है, वो प्रॉफिट ही होता है। इनफ्लोज जो होता है वो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट प्लस और फिर सिंकिंग फंड एप्रोप्रिएशन ऑन डेब्ट अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। प्राय ये कम पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा तो आपको सूचना दी हुई मिलेगी। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको 10 जो आपके रेशोज़ हैं वो बता दिए, और आई होप आपने पहले वाले जो मैंने आपको वीडियो भेजा था, जो फॉर्मूले बताए थे वो आपने कॉपी में लिख लिए होंगे। आज ये जो 8 फॉर्मूले हैं ये आप और लिख लीजिए। तो हमने लिक्विडिटी बेस्ड के 3 रेशो और लिवरेज बेस के 8 रेशो हमने देखे, 8 और 3 हो गए 11। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे वाले रेशो नहीं करके मैं आपको इन रेशोज़ पर डिपेंड क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा और होमवर्क के रूप में भी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दूंगा। तो आज के वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू सो मच, वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।